आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर होगी और अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाह रहे हैं तो आप हमसे जुड़ रहे हो, हमें देख रहे हो, अच्छी बात है। हम आपके लिए 100% सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं। और आपको तो पता ही होगा कि हम आपको पर डे प्रयास कर रहे हैं कि आपको GK/GS का जो 40 प्रश्नों का जो CBT 1 एग्ज़ाम होता है NTPC का, और हाल ही में एग्जाम हुआ 2025 के प्रश्न पत्र के समाधान चल रहा है। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो। और आज रख हमने 5 तारीख की तीनों शिफ्ट, 6 तारीख की तीनों, और ये चल रहा 9वां तारीख। तो पहला शिफ्ट हो चुका है इस तारीख का और सेकेंड शिफ्ट जारी है और जल्द ही आपको थर्ड शिफ्ट भी देखने को मिलेगा। आप पढ़ना चाहते हो, तैयारी बेहतर करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़कर देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब हम आपको दिखाने वाले इस शिफ्ट का 40 के 40 प्रश्नों को एक साथ एक वीडियो में, पिछले अभी तक हमने 6 नहीं 7 शिफ्टों को हमने कवर करके रख दिया है। आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो जाके प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हो। मैथ्स भी हम पढ़ा रहे हैं, याद रखें, अध्यायवार और रीजनिंग टाइप वाइज चल रही है, जाके विजिट कर के देख सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपको करंट अफेयर GK/GS के रूप में शामिल होगा कंप्यूटर साइंस, इतिहास, भूगोल, पूरा विषय। ठीक है, पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो। शिफ्ट और क्रॉस शिफ्ट और तारीख को आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपने समक्ष है, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल, जो अलगाव, मानवीय स्थिति और पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों के बीच की पड़ताल करता है, के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। आपको बता दूं, यह प्रश्न हमें पहले भी शिफ्टों में पूछ चुका है। यकीन नहीं तो आप लोग सिस्टमेटिक देख लीजिएगा, मुझे शिफ्ट याद नहीं लेकिन पूछ चुका है इसी से संबंधित। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो सामंथा हार, याद रख, इसकी जो उपन्यास का नाम क्या, ऑर्बिटल। ठीक है, जो 2024 का बुकर पुरस्कार जीता गया है, इसी पुस्तक के कारण इन्हें 2024 का बुकर पुरस्कार मिला है। उनका नाम क्या है, सामंथा हार्वे, याद रखना विद्यार्थियों। और उपन्यास का नाम याद रखें, ऑर्बिटल। और किससे संबंधित याद रखें, अलगाव। जो अलगाव मतलब अलग की भावना दर्शाता है, मानवीय स्थिति और पृथ्वी के साथ हमारा जो संबंध होता है, क्या, मानवीय स्थिति, परिस्थिति और पृथ्वी के साथ हमारे संबंध के बीच में जो अलगाव है, इसी की जानकारी उपन्यास ऑर्बिटल देता है, जो सामंथा हार्वे की प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी कारण से 2024 का बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। पूछ चुका, याद रखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मतलब BJP को कितने वर्षों के बाद बहुमत मिला और उसे कितनी सीटें मिली। कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में अभी तक आप कह सकते हो BJP ने राज नहीं किया था। तो वहीं पूछ रहा है कि 2025 में जो चुनाव हुआ था, याद रखें, वहाँ पहले कांग्रेस की सरकार रहती थी, कहीं आम आदमी पार्टी सरकार रही है, मतलब BJP की ने वहाँ पर बहुमत प्राप्त ही नहीं की। वही पूछ रहा है जो दिल्ली के लिए और BJP के लिए बहुत बड़ी जीत हुई 2025 की, और 2025 दिल्ली विधानसभा में BJP को याद रखेंगे 48 मतलब 48 सीटें मिली, और ये 27 साल बाद बहुमत प्राप्त हुआ था। तो प्रश्न तो बनना था ना। और हमें इसी से संबंधित प्रश्न पहले पूछ चुका है कि उस समय क्या कह सकते, 2025 में मुख्यमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया, याद रखें, रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता से संबंधित प्रश्न भी पूछ चुका है। और इसके पहले कौन था, अतिशी मारलेना। कौन था विद्यार्थियों, अतिशी मारलेना, जो याद रखें आम आदमी पार्टी की क्या बनी थी, मुख्यमंत्री। और इसके पहले कौन था, अरविंद केजरीवाल। याद रखेंगे अरविंद केजरीवाल, जो आप मतलब होता है आम आदमी पार्टी से आपके मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अतिशी मारलेना बनी, उसके बाद फिर अभी वर्तमान में रेखा गुप्ता, जो BJP से आती है और 48 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त करके, ये बहुमत प्राप्त करने वाला 27 साल बाद, समझे, 27 सालों के बाद बहुमत के साथ अपने साम्राज्य BJP ने स्थापित किया, कहाँ पर, दिल्ली में। और प्रश्न पूछा था कि दिल्ली में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, या विधानसभा किस विधानसभा से जीती थी रेखा गुप्ता। तो याद रखें शालीमार बाग। पूछ चुका मेरे विद्यार्थियों, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, शालीमार बाग। बाकी आपकी जिम्मेदारी है। और हम GK/GS का एनालिसिस कवर करा रहे थे, CBT 1 एग्जाम चल रहा था NTPC का, और आपको पता उसी का तैयारी चल रहा है। CBT 2 में काम आएगा। RRB के सभी प्रतिपरीक्षा, ALP टेक्नीशियन, ALP, ग्रुप D, RPF, SI कांस्टेबल, NTPC के स्नातक लेवल का चाहे 12th लेवल का एग्जाम, 12th का होने वाला, वहाँ पर आपको सपोर्ट होगा।
और जी के जी एस का एनालिसिस करके हम एक प्लेलिस्ट डाले हैं, जहाँ पर एग्जाम चल रहे थे तब हम प्रश्न पत्रों को हल करवा रहे थे, उसको भी पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न, कौन सा समझौता नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है? तो हमें पूछ रहा है समझौता का नाम बताओ जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 से संबंधित है। वो आपका आंसर है असम समझौता। क्या? असम समझौता। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और आपको पता है सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलते हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का मिक्सअप प्रश्न मिलेगा। सन 2025 SEA गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे? याद रखें थाईलैंड में। ठीक है, 2025 SEA गेम की मेजबानी कौन करेगा? थाईलैंड। और आपको पूछे राजधानी क्या बोलेंगे? बैंकॉक। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी का नाम क्या है? बैंकॉक। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को निम्न के द्वारा मापा जाता है। मतलब जो भारत में एक ऐसी स्थिति है कि भारत में गरीबी रेखा है, मतलब गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं है, कपड़े पहने कपड़े नहीं है, और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, मतलब गरीबी से अति गरीबी, इन आबादी को प्रतिशत के रूप में किसके द्वारा मापा जाता है? ये पूछ रहा था। याद रखें गरीबी हेड काउंट अनुपात। क्या? गरीबी रेखा अलग होता है, और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को गरीबी हेड काउंट अनुपात के रूप में मापा जाता है। और आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने खालिस्तान के संदर्भ में स्वयं को सतर्क प्रहरी के रूप में वर्णित किया है। मतलब किसके प्रहरी, मतलब किसकी देखभाल करने वाला अपने आप कहा है? प्रहरी मतलब क्या होता है? सुरक्षा करने वाला। तो सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या होता है? आप समझ पा रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसके संदर्भ में कि हम सतर्क प्रहरी हैं। याद रखें मौलिक अधिकारों। तो मौलिक अधिकार का संरक्षण करना, उनकी सुरक्षा करना, लोगों को देना, उनकी देखरेख करना सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख क्या होता है? कर्तव्य। क्या? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, उनकी सुरक्षा करना, लोगों तक क्या अधिकार पहुंचाना, ये सब किसका काम है? सर्वोच्च न्यायालय का। इसलिए बोलते हैं मौलिक अधिकारों का प्रहरी हम कैसे कह सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, चलिएगा। यहाँ पर रही बात, मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 7 नहीं है, पहले 7 थी, अब 6 हो गया है। संपत्ति का अधिकार आपको पता हटा दिया गया है। ठीक है, जो 300 का आर्टिकल नंबर रखा गया है, पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, अब आर्टिकल नंबर 300 कम रख दिया गया, अब ये क्या कहलाता है? कानूनी अधिकार। प्रश्न पूछता याद रखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है? समझे, वो रहेगा आपका संजय मल्होत्रा। क्या? संजय मल्होत्रा को आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको बता दूं, जो टॉपिक के प्रश्न आ रहे हैं जैसे आरबीआई का, हमें हर शिफ्ट में एक या अगली शिफ्ट में जरूर मिल जा रहा है, तो आप तर्क वितर्क करके समझ सकते हो। शिफ्ट बाय डे बाय देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिए विद्यार्थियों, एक बार विजिट करके देखो। अगर आपको लगता है कि फालतू जानकारी तो मत देखिएगा, हम खुद नहीं कहेंगे भाई। अगर आपको लगता है अच्छा जानकारी मिल रहा है, सही सटीक और बिल्कुल पेपर में आए वाले प्रश्न है, तो आप देख लीजिएगा और टॉपिक उठा के पढ़ लीजिएगा। आरबीआई का प्रश्न आएगा आएगा आएगा, रेलवे के प्रश्न पत्र है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ रेलवे में आएगा, एसएससी, बैंक, स्टेट एग्जाम सब में आएगा। तो 2024 में 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भी यही याद रखें। चलिए अगला प्रश्न लेके चल रहे हैं। नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, हमें चीफ ऑफ जस्टिस पूछ चुका है भारत का, उसके बाद फिर हमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछ चुका है, और यह हो गया आपका गवर्नर। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, स्वतंत्रता के बाद सहकारिता भारत में किस नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई? मतलब जो सहकारिता, याद रखें सहकारिता भारत में नियोजन पहल का एक अभिन्न अंग बन गई, तो वो आपका आएगा पंचवर्षीय, मतलब 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि पंचवर्ष योजना से संबंधित प्रश्न पूछा है। तो स्वतंत्रता के बाद मतलब आज़ादी के बाद सहकारिता पंचवर्ष योजना की एक अभिन्न अंग बन गई थी। अगला प्रश्न, उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात दर कितना था? इस प्रकार से हमें इस लेवल का प्रश्न पूछता रहता है। तो क्या बोल रहा है,
उच्चतर शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्चतर शिक्षा में जो सकल नामांकन अनुपात है वो था 28.4%, जिसे हम क्या बोलते हैं, GER। ठीक है, GER मतलब सकल नामांकन अनुपात। अगला प्रश्न, किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? मतलब ब्रिटिश जो विलय नीति था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार बिल्कुल मिला मिला रहा था सभी रियासतों को, रजवाड़ों को, तो विलय नीति का अंतिम पतन था तो वो था आपका 1857 क्रांति। याद रखें, 1857 क्रांति एक ऐसी क्रांति था जो भारत में आज़ादी का पहला क्रांति माना जाता है। इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं, सिपाही विद्रोह कहते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति ऐसी घटना थी जो ब्रिटिश विलय नीति में एक पतन ला दिया। और आप प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे कि इतिहास से कितने प्रश्न आ रहे हैं, भूगोल कितने प्रश्न आ रहे हैं, अर्थशास्त्र कितने आ रहे हैं, संविधान कितने आ रहे हैं, गणित पर कितने प्रश्न आ रहे हैं, है कि स्टडी के जैसे कितने प्रश्न आ रहे हैं, कंप्यूटर कितने प्रश्न आ रहे हैं, साइंस से कितने प्रश्न आ रहे हैं। और आपको बता दें विद्यार्थियों, मैथ्स का वीडियो भी बिल्कुल अध्यायवार चल रहा है, एक बार जाके देख लो भाई, विश्वास होगा तो पढ़ना, मत पढ़ना, कोई बात नहीं है। और इन्हीं का भी बिल्कुल टाइप वाइज चल रहा है और जितना पढ़ा रहा है उससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, ये लिखकर 100% गारंटी से कह सकता हूँ मैं। चलिए, और कंप्यूटर क्लास भी लग रही है और करंट अफेयर क्लास भी लगा रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर का जो वेटेज याद रखें 4 से 5 प्रश्नों का, और कंप्यूटर का भी 4 से 5 प्रश्नों का रहने वाला है। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहला समांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी? याद रखें 1942 में, ठीक है, 9 अगस्त, क्या 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। याद रखें, प्रश्न पूछता है तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ, और ये बात प्रश्न पहले पूछ चुका है। और वही प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहला समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित किया गया? वो आएगा सतारा। क्या सतारा? अब उत्तर आप बताएंगे सतारा कहाँ पर है, थोड़ा ढूंढ के बताएं सतारा कहाँ पर है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से केवल समुद्री सीमा द्वारा अलग होता है? कहने का मतलब ये है, एक ऐसा देश जो आपका पड़ोसी होनी चाहिए लेकिन वो समुद्री सीमा वाला होनी, सीधी बात। क्या बोल रहा है? समुद्री सीमा वाला। हम कहते हैं भूटान, तो भाई जल वाला नहीं है, स्थल वाला। नेपाल स्थल वाला, और म्यांमार स्थल वाला जल वाला है। लेकिन हमें क्या बोल रहा है? समुद्री सीमा। सिर्फ समुद्री सीमा, आप कह सकते हो जलीय सीमा साझा करने वाला देश आपका मालदीव है और राजधानी माले है। याद रखें, ये आपका ज्योग्राफी का प्रश्न हुआ। तो भारत के निकटवर्ती देशों के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न इशारा कर रहा है। और भी प्रश्न मिलेंगे, चिंता ना करो। अगला प्रश्न, टूथपेस्ट में मौजूद वह समान घटक निम्नलिखित में से कौन सा है जो दांतों की क्षय को रोकने के अधिक अम्ल को उदासीन करके दांतों को साफ करता है? कहने का मतलब ये है, जो आप टूथपेस्ट उपयोग करते हो, मतलब सुबह सुबह आप जब ब्रश कर बनाते होंगे, ठीक है, तो उसमें आप जो कोलगेट उपयोग करते हैं या कोई भी कंपनी का हो, आप पतंजलि कर सकते हो, क्लोजअप कर सकते हो, तो उससे हम टूथपेस्ट कहते हैं। उसमें समान घटक कौन सा होता है जो अम्लों जो अम्ल को क्या करता है? उदासीन करता है और दांतों को साफ करता है। तो आपका आंसर आएगा क्षार। जो टूथपेस्ट होता है, वो किस प्रकार का होता है? क्षार। एक प्रकार का क्या वो क्षार है, चाहे वो क्लोजअप हो जाए, भाई कंपनी अलग अलग हो सकता है लेकिन सबको क्या बोलते हैं? टूथपेस्ट। ठीक है, दांतों को साफ करने वाला पेस्ट क्या कहलाता है? टूथपेस्ट। और जो किस प्रकार का होता है? अम्ल, क्षार। ठीक है, जो दांतों में या आपके मुंह में जो होता है, क्या? अम्ल, उसको क्या करता है? उदासीन करता है और दांतों को साफ करने का काम करता है। अगला प्रश्न, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतर सरकारी वार्ता समिति INC5 का 5वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो क्या बोल रहा है? प्लास्टिक जो प्रदूषण है, प्लास्टिक के उपयोग से वर्तमान भारत में हो चाहे विदेश में हो, प्रदूषण बढ़ रहा है, और इसके रोकथाम के लिए, इसको समाप्त करने हेतु अंतर सरकारी वार्ता समिति, समझे, जिसे क्या बोलते हैं? INC। और ये 5वें नंबर का संस्करण था, यह कहाँ पर हुआ था? तो बुसान शहर, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के एक शहर है बुसान, वहाँ पर यह संस्करण जो 5वें नंबर का है, प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त समाप्त करने हेतु
बैठक रखा गया था। इस प्रकार से बैठकों का प्रश्न पूछता याद रखेंगे। सामाजिक सुधार, साहित्य कार्यों और अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। देखिए हमें क्या पूछ रहा है, सामाजिक सुधार, समाज में सुधार करने के लिए, साहित्य कार्य करने के लिए, देशभक्ति में विलीन होने के कारण जिसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो याद रखें आपका आएगा राजा राम मोहन राय। और जो राजा नाम है याद रखें जे अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया है। अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया क्या है, उपाधि है। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। याद रखें 1914 में आत्मीय सभा, पश्चिम बंगाल कोलकाता में, ठीक है। और फिर आता है 1925 वेदांत कॉलेज, आपने सुना होगा, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। फिर आता है 1928 ब्रह्म समाज, है कि नहीं। फिर आता है 1800 क्षमा चाहेंगे, 1800 रहेगा, ठीक है, माफ़ी चाह रहा हूँ विद्यार्थियों, कुछ मिस्टेक हो गया मेरे से, ठीक है। 1800 आपका 14 रहेगा, ठीक है। 1800 आपका 25 रहेगा, 1800 आपका 28 रहेगा, और 1800 आपका 29 रहेगा। मिस्टेक हो गया, मैं सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ। 1814 में आत्मीय सभा पश्चिम बंगाल कोलकाता में, 1829 में वेदांत कॉलेज पश्चिम बंगाल में, 1828 में ब्रह्मा समाज पश्चिम बंगाल कोलकाता में, 1829 में सती प्रत्याकंत। इन जैसे कार्यों को उन्होंने योगदान दिया है, याद रखें। और अंतर जाति विवाह को भी बढ़ावा देने वाले व्यक्ति माने जाते हैं आपके राजा राम मोहन राय। मतलब क्या होता है, इंटर कास्ट मैरिज, किसी भी कास्ट का व्यक्ति किसी भी कास्ट की महिला से शादी कर सकता है, जी कहलाता है अंतर जाति विवाह। भी हमारे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी ने बढ़ावा दिया। तो इनका प्रश्न याद रखें, पहले भी मेरे ख्याल से 3 प्रश्न पूछ चुका है, ये चौथा प्रश्न है। और हमारे हिसाब से ये आपका 8वां शिफ्ट चल रहा है, सोच लीजिएगा। तो वही बोल रहा हूँ आपको ना, आप तर्क वितर्क लगाना सीख लीजिएगा कि किस अध्याय के प्रश्न आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अभी अपने पास समय है, याद रखें, अभी हमारे पास 15 दिन पूरे शेष बचे। सोच लीजिए 15 दिन शेष है, क्योंकि आपको अगले महीने के 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होगा, मतलब 7 अगस्त से जो 8 सितंबर तक चलेगा। किस एग्जाम कब होगा कोई गारंटी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का उपविभाजन नहीं है। मतलब मेघालय पठार है, मेघालय पठार का उपविभाजन नहीं है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि मेघालय में कौन नहीं है। तो याद रखें, गारो पहाड़ियाँ है, जैंतिया है और खासी है, मिकिर नहीं है। जो मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है वो क्या, आपका मिकिर पहाड़ी। तो आपने सुना होगा गारो, खासी, जैंतिया, ये सब पहाड़ी कहाँ हैं, मेघालय में है। और आपको पता होगा कि विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान क्या है, मेघालय का चेरापूंजी। क्या है, चेरापूंजी, है कि नहीं, कि नहीं है, नहीं है। पहले चेरापूंजी था, अब क्या हो गया है, मासिन राम। मासिन राम मेरे ख्याल से आप पता होनी चाहिए। ये कहाँ पड़ता है, मेघालय में। और जो आप पहाड़ी देख पा रहे होंगे, गारो, जैंतिया, खासी, इन्हीं पहाड़ियों के कारण मेघालय विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान माना जाता है। ये पहाड़ियाँ बादलों को रोकती हैं और संघनन के माध्यम से वर्षा कराती हैं, और 12 महीने यहाँ वर्षा होती रहती है, और सबसे ज़्यादा वर्षा विश्व में यहीं पर होता है, समझे, इन्हीं पहाड़ियों के कारण। और पहले चिरापुंजी था, अब हो गया मासिन राम स्थान। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार सिमलीपाल, जिसे राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, कहाँ स्थित, याद रखें। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, किस राज्य का, ये पूछ रहा था आपका, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, याद रखेंगे, तो भुवनेश्वर। तो सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है, और जिसकी राजधानी आपकी क्या है, उड़ीसा राज्य में है, राजधानी भुवनेश्वर है। और यह भारत के समुद्र तट से लगा है, समुद्र तट से लगा एक राज्य है। और इस प्रकार से हमें सिमलीपाल पिछली भर्ती परीक्षा में पूछ चुका है, याद रखें सिमलीपाल के बारे में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन अपना ए राइट होगा ना, ए गलत है, बी दूसरा, तीसरा सब गलत है, चौथा राइट मान रहा, देख लीजिएगा। ASCII संख्यात्मक कोड के रूप में कैरेक्टरों को निरूपित करता है, ये आपका ऑप्शन राइट होगा। मान लीजिएगा कि कंप्यूटर का जो पहला प्रश्न, आपको बता दें 4 से 5 प्रश्न आते हैं कंप्यूटर के। कितने प्रश्न, 4 से 5। तो ये पहला प्रश्न हुआ, तो ये आप देख पा रहे हो, ये भी कंप्यूटर प्रश्न है। मतलब
ASCII संख्यात्मक कोड के रूप में कैरेक्टरों को निरूपित करने वाला एक क्या है, कोड है। अगला प्रश्न, 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में अविनाश जामवाल की उपलब्धि क्या थी? तो आप प्रश्न का पैटर्न समझ रहे हो। तो 2025 में विश्व कप मुक्केबाजी हुआ था, उस कप में अविनाश जामवाल ने क्या किया था, जीता था, हारा था, उपलब्धि क्या है ये पूछ रहा था। ऑप्शन आप पहला राइट होगा। इन्होंने 65 किलोग्राम वजन के साथ रजत पदक जीता था। समझे, मतलब होता है पहला होता है आपका स्वर्ण पदक, याद रखें, स्वर्ण पदक, अगला रजत पदक, अगला फिर थर्ड क्या होता है, कांस्य पदक। तो ये फर्स्ट नंबर का, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का। इस प्रकार से जो अविनाश जामवाल है विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में सेकंड पदक जीता था, वो भी 65 किलोग्राम के वजन में, रजत पदक। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, लास्ट तक बने रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ जानकारी कि आपका फायदा हो, भला हो, और मैं अपना और आपका जो कीमती समय बर्बाद नहीं करूँगा। चिंता ना करो, जो भी जानकारी होगी 100% सही सटीक ऑथेंटिक होगी। और मुझसे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ रहा है, बस आप लोगों के सपोर्ट से, और मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। याद रखें, पश्चिमी क्षत्रप वंश का कौन सा शासक मुख्य रूप से काठियावाड़ में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार के लिए प्रसिद्ध है? रुद्रमन प्रथम। याद रखें, प्रश्न पूछता है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था, तो याद रखें वो आपका आएगा रुद्रमन प्रथम। एक बार नहीं, पहले भी भर्ती परीक्षाओं में पूछ चुका, याद रखेंगे। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, रुद्रमन प्रथम एक ऐसा शासक है जो काठियावाड़ में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, मतलब टूट फूट गया था, उसको दोबारा ठीक ठाक करवाने का काम कौन किया था, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीर्णोद्धार, मतलब पुनः ठीक ठाक करना। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गोंड चित्रकला में सतह पर छुई मिट्टी के आलेपन का उद्देश्य क्या है? आपको बता दें, गोंड चित्रकला से प्रश्न हमें पहले पूछ चुका है, एक प्रश्न याद रखें, वहां पर हमें कुछ ही से संबंधित प्रश्न पूछा था, मतलब शायद, हाँ, जो गोंड चित्रकला में जो ब्रश का उपयोग किया जाता है, वर्तमान ब्रश कहते हैं, तो प्राचीन समय में उसे ब्रश नहीं कहा जाता था, वो उसे कुची कहते थे। समझे, तो गोंड चित्रकला में जो सतह पर जो छुई मिट्टी के आलेपन का उद्देश्य क्या है, इसका आंसर आएगा चित्रकला बनाने के लिए एक चिकना सफेद आधार बनाना। जैसे आपको बता दें, जो आप देखे होंगे, गोंड जो एक समुदाय होता है चित्रकला करता है, जो बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप उनके घरों में देखोगे तो घरों को, जो घरों में दीवार होता है, तो उसको पहले वो सफ़ेद चिकनाहट बनाते हैं, उसके बाद चित्रकला करते हैं। तो क्या होता है, चित्रकला बनाने के लिए एक चिकना सफ़ेद आधार बनाना ही क्या कहलाता है, छुई कहलाता है, छुई मिट्टी का अनुपन। ठीक है, मिट्टी का नाम क्या है, छुई। और गांव तरफ क्या बोलते हैं, चूही। अगर आप गांव के बच्चे होंगे तो आपको बखूबी पता होगा, चूही कहते हैं, और क्षेत्र वायु से छुई कहते हैं। एक प्रकार का मिट्टी होता है जिसका उपयोग दीवार में सफ़ेदी लाने के लिए किया जाता है, उसके बाद फिर वहाँ पर पेंटिंग किया जाता है। जो मैथ्स का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पढ़ना चाहते हो, हाँ, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, प्रश्नों का भंडारा चल रहा है। बांटना खाना आपकी जिम्मेदारी है, हम आपको बांट रहे हैं, आप भी खाइएगा, मतलब पढ़िएगा भाई, और अपने सहपाठियों को भी पढ़ाइएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ने किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी? तो याद रखें, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कह रहा, राष्ट्रीय विकास परिषद ने किस वर्ष 1958 के वर्ष में सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी। और याद रखें, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है, ये भी कई बार प्रश्न पूछता रहता है, तो अध्यक्ष आपका तत्कालीन पीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्रधानमंत्री होगा, याद रखिए, वही क्या बनेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। समझे, ये आपको पता होनी चाहिए। और उन्होंने राष्ट्रीय सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश 1958 में की थी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न आप शॉर्टकट की भी कह सकते हो भाई, है कि नहीं, चलिएगा, ये आपको उत्तर रहा। नेक्स्ट, तो फाइल टैब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। MS पावर पॉइंट 2019 में क्या करने के लिए, सेव किए गए पावर पॉइंट को डाउनलोड करने के लिए फाइल को। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे,
MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंटेशन क्रिएशन के इसके प्रारंभिक चरण में बेसिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। मतलब कहना जी चाह रहा है कि MS पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेल होता है कि नहीं, MS वर्ड होता है, तो MS पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा एलिमेंट जो प्रेजेंटेशन क्रिएशन के प्रारंभिक चरण में बेसिक बैंक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है, वो आपका आंसर आएगा पूर्व निर्धारित थीम कलर। कम से कम एक स्लाइड होता है, कंटेंट के लिए प्लेस होल्डर, नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट स्लाइडर लेआउट, ये स्वाभाविक हिस्से होते हैं, मतलब ब्लैंक प्रेजेंटेशन के हिस्से होते हैं, लेकिन पूर्व निर्धारित थीम कलर नहीं होता। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वारली चित्रकला में दीवार तैयार करने के लिए लिपाने नामक पहले चरण में किस प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिएगा, वारली एक चित्रकला होता है, जब गौंड चित्रकला आया था उसमें छुई मिट्टी का उपयोग करते हैं, किसके लिए, छुई। और वहीं पूछ रहा है कि वारली, क्या वारली चित्रकला में दीवार को चित्रकला के लिए तैयार करने हेतु किस चीज़ का लिपाने का उपयोग करते हैं, वो आपका है गेरू। और मेरे ख्याल से आप गांव के बच्चे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के, तो आपको पता होगा गेरू क्या होता है, छुई क्या होती है, मतलब चूही। ठीक है, तो गेरू आपका राइट आंसर होगा, जो दीवार को चित्रकला हेतु तैयार करने के लिए प्राकृतिक उपयोग, तो मतलब पहला चरण होता है कि दीवार को बिल्कुल चिकनाहट किया जाए, है कि नहीं, मतलब एक अलग प्रकार से दीवार बनाया जाए, उसके बाद वहाँ पर चित्रकला किया जाए। और अगला प्रश्न आप जो देख पा रहे हो, याद रखिए जी, मैथ्स का प्रश्न नहीं है। और आपको पता हो हर शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न आ रहा है इस प्रकार का, और आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो। अभी फिलहाल आपको बता दें, मैथमेटिक्स में संख्या पत्ती, एलसीएम एचसीएफ, औसत, अनुपात अनुपात, साझेदारी, मिश्रण, भिन्न, एज, सांख्यिकी, सरलीकरण, इन अध्यायों को हम एक साथ समेट कर पढ़ा रहे हैं। 10 अध्याय, 10 अध्यायों का क्लास लग रहा है, बिल्कुल एक शिफ्ट उठाते हैं। अगर 10 अध्याय के प्रश्न है तो एक पार्ट में कवर हो जाएगा। अभी 2 या 3 हमने शिफ्ट कवर करा दिया है, आप देखना चाहते हो जाके देख सकते हो। रीजनिंग का टाइप वाइज चल रहा है, पढ़ लो मेरे भाई, सही बता रहा हूँ, सही जानकारी दे रहा हूँ। भारत में मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में राज्य मंत्रियों को प्राय खाली स्थान, देखिएगा, भारत में मंत्री स्तरीय पदानुक्रम में राज्य मंत्रियों को प्राय कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में द्वितीय दर्जा प्राप्त होता है। मतलब क्या है, राज्य मंत्रियों को, देखो एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट मंत्रियों को सौंपे गए विभागों में द्वितीय दर्जा होता है। जो कैबिनेट मंत्री होता है वो मुख्यमंत्री मतलब मुख्य होता है, मुख्य कैबिनेट मंत्री होता है। उसके बाद उन्हीं में से अगर उसी विभाग का राज्य मंत्री है तो उसको दूसरा दर्जा मिलेगा। जैसे आपको बता दें, एक होता है आपके इस्पात मंत्री माना जाए, या आप कह सकते हो इस्पात मंत्री, ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री, अगर एक इस्पात राज्य कैबिनेट मंत्री है तो जो कैबिनेट मंत्री है वो प्रथम दर्जा रखेगा, और राज्य इस्पात मंत्री है वो आपका सेकेंड दर्जा रखता है। वही प्रश्न आप पूछ रहा है। अगला प्रश्न, लास्ट तक बने रहे, आपको 100 प्रश्न तक लेके चलेंगे भाई, आपको पूरे 40 प्रश्न आते हैं शिफ्ट CBT 1 एग्जाम में। भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा 2024-25 के विधानसभा चुनावों में जीती गई सीटों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिएगा, बीजेपी का प्रश्न बार बार पूछ रहा है। अभी हमें पूछा था कि दिल्ली में 2025 में कितनी सीटें जीती बीजेपी, हमने बोला 48। कितने साल बाद, 27 साल बाद फिर पूछ रहा प्रश्न, याद रखें, दिल्ली बीजेपी के बारे में। तो क्या यहाँ देखना पड़ेगा भाई, चलिएगा। तो अवरोही मतलब क्या होता है भाई, घटते क्रम में, घटते क्रम में। चलिएगा, आपके पास दिल्ली है, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है, आप ये बताओ, एक आप तर्क वितर्क लगाएं, सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर थे, महाराष्ट्र में, ठीक है, फिर आएगा दिल्ली में, फिर आएगा आपका जम्मू में, फिर आएगा झारखंड में। तो समझ लीजिएगा, अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम की बढ़ते क्रम, बताओ, बता दीजिएगा, बताना कष्ट करें। घटते क्रम होता है, ठीक है, क्या होता है, घटते क्रम, मतलब होता है ज़्यादा कम 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 कम। तो सबसे ज़्यादा सीट
2024-25 में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मिला था, उसके बाद दिल्ली में मिला है, उसके बाद जम्मू में और सबसे कम झारखंड में। तभी तो झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा। और वर्तमान में हेमंत सोरेन क्या हैं, इस पार्टी के मुखिया और आपके सीएम हैं। झारखंड के है कि नहीं। और इससे संबंधित प्रश्न भी हमें पहले भी पूछ चुका है, झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में बीजेपी का प्रश्न पूछ रहा है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा थार रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण में अधिक योगदान नहीं देता। देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है रेगिस्तान के बारे में। बता दें, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका थार है, जो आपकी राजस्थान में है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। और जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी। क्या कहते हैं, पिंक सिटी, आपको पता होनी चाहिए। रही बात थार रेगिस्तान से हमें हर शिफ्ट में लगभग एक प्रश्न अवश्य आ रहा है। आप अगर कंटिन्यू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जो वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, उसको क्षरण मतलब होता है नुकसान करने में योगदान नहीं देता, ये पूछ रहा है। पहला आएगा पशुधन द्वारा चराई, हाँ नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन नुकसान हो रहा है। अनियमित वर्षा हो रहा है। देशी वृक्षों का बढ़ता रोपण। भाई क्षरण मतलब क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, सीधी बात। अगर आप पौधों को वृक्षारोपण कर रहे हो तो क्या नुकसान पहुंचाएगा वो, नहीं, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इसका मतलब आंसर आपका थर्ड राइट होगा। अगला प्रश्न को बढ़ेंगे विद्यार्थियों, ऐसे लास्ट तक बने रहें आप लोग। नेक्स्ट, भारत का महान पठार, ठीक है, किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा, मतलब भारत का महान पठार, ग्रेट, ठीक है, वो आपका आंसर आएगा गोंडवाना लैंड। आप ये बात कह दीजिएगा, जो भारत का पूरा हिस्सा है, मान लो भारत का जो आपका हिस्सा है, ये गोंडवाना लैंड का क्या है, एक हिस्सा है। पहले गोंडवाना लैंड था, अंगारा लैंड था, पेंजा लैंड था, लॉरेसिया था। तो हमारा जो भारत का हिस्सा याद रखें, ये आपका गोंडवाना लैंड का भूभाग का हिस्सा हुआ करता था। चलिएगा, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और आप समझ लीजिएगा, जो आपका भूगोल का प्रश्न है, किसका प्रश्न है, भूगोल का। तो पूरा गोंडवाना लैंड, ठीक है, भारत का जो महान पठार है, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड कहलाता है। अगला प्रश्न, मेंडलीव ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ विन्यासित किया था, मतलब कहाँ रखा था, कौन से वाले, समान गुण वाले तत्वों को। और आपको पता होनी चाहिए, मेंडलीव जब तत्वों को बैठा रहा था आवर्त सारणी में, तो उसके समय 65 तत्व खोजे जा चुके थे। कितने, 65 याद रखेंगे। और यहाँ पर रही बात, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी को जो जमाया था, वो परमाणु द्रव्यमान पर जमाया था, समझे, परमाणु द्रव्यमान पर, वो भी किस क्रम में, बढ़ते क्रम में, याद रखना। और पूछ रहा है कि जो समान गुण वालों को कहाँ विन्यासित किया था, वो आपका आंसर आएगा ऊर्ध्वाधर स्तंभ में, ठीक है। समान गुण वाले तत्वों को मेंडलीव ने ऊर्ध्वाधर स्तंभ में जमाया था। उसके बाद आता है हेनरी मोसले। कौन आएगा, हेनरी मोजले, जो याद रखें आधुनिक आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं। इन्होंने परमाणु क्रमांक को आधार बनाया। प्रश्न पूछता याद रखेंगे परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते आधार को किसने लिया था, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन, हेनरी मोसले। प्रश्न पूछता याद रखेंगे। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अक्टूबर 2024 में नायब सिंह सैनी ने किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण किया, याद रखें हरियाणा। मतलब क्या है, नायब सिंह सैनी, ठीक है, किस भारतीय राज्य, इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। आपको मुख्यमंत्री, देखो नियुक्ति से संबंधित प्रश्न तो आएगा, याद रखें। और अगर उस तत्कालीन समय चुनाव हो रहा है तो उससे संबंधित प्रश्न भी आएगा। तो अक्टूबर 2024 में याद रखेंगे, हरियाणा में चुनाव हुआ था, तो उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार नायब सिंह सैनी ने कार्यभार ग्रहण किया था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में सिंचाई की वह विधि जिसमें प्रत्येक पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल वितरित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वो आएगा स्थानीय सिंचाई। कहने का मतलब ये है कि आप सिंचाई कर रहे हो, ऐसी सिंचाई तकनीक जिसके माध्यम से आप पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल पहुंचा सकते, उसे बोलते स्थानीय सिंचाई कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय सिंचाई कहा जाता है जिसके माध्यम से आप पौधे तक निम्न दाब में पाइप के माध्यम से जल पहुंचा सकते हो। इसका अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग,
2025 में आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? इसरो के अध्यक्ष। ठीक है, और आपको बता दें वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। ठीक है, प्रश्न पूछ चुका। इसके पहले कौन थे? एस सोमनाथ। ये भी प्रश्न पूछेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष जो आज रखें भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। और उसके पहले एस सोमनाथ थे। तो वी नारायण ने क्या किया था? आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया था। और आप बताएंगे वी नारायण वर्तमान में कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? अगला प्रश्न, वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स DGQI में निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ है? तो याद रखें वो आपका आंसर आएगा सेकेंड, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो मतलब क्या? 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को सर्वोच्च स्कोर प्राप्त हुआ है कार्यक्रम के रूप में। और आपको कार्यक्रम या आपके शक्ति योजना का प्रश्न आपको पूछेगा, और आप प्रश्नों को अनुमान देखकर आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना हटीले प्रश्न आ रहे हैं और कितना हार्ड प्रश्न आ रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मैथमेटिक्स 30 का प्रश्न आएगा, 30 का रीजनिंग आएगी, तो मैथ्स और रीजनिंग को तगड़ा रखो, समझे? ये आपके स्कोर बढ़ाने काम आने वाले हैं। तो वो हम पढ़ा रहे हैं, जाके देखो। तो क्योंकि जो पैटर्न फॉलो होने वाला CBT 2 स्नातक की बात करें और CBT 1 CBT 2 12th लेवल की जो पैटर्न फॉलो होगा, याद रखें वो आपका CBT 1 के जैसा होगा। NTPC का एग्जाम वो भी ये भी है, तो वहीं तो आपको तैयारी करना है। तो पढ़ लो भाई। तने पर स्थित त्वचा रोमो ट्राइकोम कहा जाता है अंग्रेजी में, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब जो तने होते हैं, तने में आप देखा होगा त्वचा में जो छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, बाल नुमा संरचनाएं, इनके बारे में बोल रहा है कि उनसे संबंधित कथन क्या है? तो ऑप्शन अपना सेकंड राइट होगा, वे बहुकोशिकीय होते हैं और स्रावी हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेके चलेंगे, लास्ट पहुंचने वाले हम। लास्ट तक बने रहें। प्रश्नों को देखकर मेरे ख्याल से लग रहा है हटीला भाई, पूरा शिफ्ट ही हटीला। यहाँ पर नीति आयोग द्वारा जारी किए गए SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त सम्मिश्रित स्कोर रेंज क्या? याद रखें 57 से 79। ठीक है, नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया 2023-24 में। क्या SDG इंडिया इंडेक्स में सभी भारतीय राज्यों द्वारा प्राप्त सम्मिश्रित स्कोर की रेंज क्या है? मतलब औसतन जो स्कोर गया, याद रखें 57 से 79 के मध्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिएगा। बदामी के चालुक्यों की स्थापना किसने किया था? याद रखें बदामी जो चालुक्य वंश था उसमें एक बदामी था और एक बतापी था। तो बदामी जो चालुक्य वंश था इसकी स्थापना किसने किया था? ये प्रश्न पूछ रहा, तो ऑप्शन अपना सेकंड राइट होगा, पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, तो वातापी एक होता है बदामी, तो हमें चालुक्य वंश के बदामी के बारे में पूछ रहा है, स्थापना किसने किया? पुलकेशिन प्रथम। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, फाइल सिस्टम के संदर्भ में फाइल सिस्टम मेटा डेटा का प्राथमिक कार्य क्या है? कंप्यूटर का प्रश्न आया है। तो फाइल सिस्टम के संदर्भ में या फाइल सिस्टम के से संबंधित फाइल सिस्टम जो मेटा डेटा का कार्य क्या होता है जब पूछ रहा है, तो फाइलों और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करना, जैसे कि उनके नाम, साइज, टाइम स्टैम्प, ये सब उसका काम होता है मेटा डेटा का। ठीक है, फाइलों और डायरेक्टरी के बारे में जानकारी को रिकॉर्ड करता है, जैसे उसका नाम हो गया, साइज हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया। जी किसका काम है? मेटा डेटा का। याद रखें जी इस शिफ्ट का लास्ट प्रश्न चल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मौजूदा MS एक्सेस स्प्रेडशीट को ओपन करने का सबसे तेज तरीका है? तो आपका आंसर आएगा फाइल एक्सप्लोरर में SX फाइल पर डबल क्लिक करने पर आप इसे सबसे तेज रूप में ओपन कर सकते हो। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे 4 से 5 प्रश्न आपको क्या मिल रहे हैं कंप्यूटर के। ठीक है, तो पढ़ना पड़े कंप्यूटर भाई। नेक्स्ट
8 से आप मान लीजिएगा 10 प्रश्न के बीच में आपको सीए के प्रश्न मिलेंगे, मतलब करंट अफेयर के। तो आपको बता दें हमने करंट अफेयर क्लास संचालित कर रहे हैं। आप कंप्यूटर एक प्लेलिस्ट में शॉर्टकट की या जो भी देखना चाहते हो, हमने 5 से 6 अध्याय या 6 वीडियो बना के डाला क्लास, आप देख लीजिएगा। वक्त थोड़ा कम मिल पा रहा है तो इस चक्कर बन नहीं पा रहा वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पर आपने 40 प्रश्नों को आपने देखा है और हमने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है, और आप इन प्रश्नों को समझकर तर्क वितर्क लगाकर आप एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि आइडिया लग जाता है प्रश्न का लेवल क्या होने वाला, किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। चलिए विद्यार्थियों, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पढ़ते रहे, मैं आपके साथ हूँ। मैथ्स का वीडियो आप देख सकते हैं, रीजनिंग का देख सकते हैं, यकीन के साथ देखना। मैथ्स रीजनिंग तो मैं इतना बेहतर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इतना पढ़ा रहा हूँ कि इससे बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। अब जी के जैस की बात रही तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि समय कम है। प्रश्न 40 होते हैं, एक ही पार्ट में कवर करना बड़ी मुश्किल होती है। हम प्रश्नों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तर्क वितर्क करके आप खुद भी पढ़ सको। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लिख के बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। जुड़ते रहे हम आपके साथ।